लिख लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभोज्योतक। लिखेंगे इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। इसमें पहला है अग्र विभोज्योतक। यह पौधों के शीर्ष भाग पर होता है एवं लंबाई की वृद्धि करता है। दूसरा लिखेंगे क्या, किसका इंग्लिश? कल नहीं आए थे क्या आप? कल एबसेंट थे? कहाँ एबसेंट हो जाते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। मध्य को इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखिएगा यह पत्ता एवं तना को अवलंबन पत्ता एवं तना को अवलंबन बेसल सपोर्ट प्रदान करता है। और तीसरा है पश्च विभोज्योतक। यह जड़ के ऊपर पाया जाता है एवं चौड़ाई की वृद्धि करता है। पश्च को कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक। लिखिएगा इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। हो गया। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कल बताए थे कि इसमें कोशिका विभाजन होता है, ठीक है।
और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कोशिका विभाजन करके किसमें, अस्थाई नहीं होता, स्थाई यह होगा, ठीक है, स्थाई। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कोशिका विभाजन करके किसमें बदल जाता है, परमानेंट में, अस्थाई टिश्यू में बदल जाता है। और जब वो अस्थाई ऊतक में बदल जाएगा तब उसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो सेल डिवीजन कोशिका विभाजन भी नहीं कर पाएगा। समझ गए। तो विभोजोतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 भागों में बटा हुआ रहता है। अगर इसको फिगर से समझा जाए तो कैसे समझेंगे फिगर से, मान लो इस तरीके का कोई प्लांट बॉडी है, ठीक है। अब इसका यह जो ऊपरी भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, अग्र विभोजोतक। बीच का जो इसका ये वाला हिस्सा है, यह वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा इंटर कैलरी, मध्य विभोजोतक। और ये जो बचा हुआ हिस्सा रह गया ये क्या कहलाएगा, लेटरल मेरिस्टेम कहलाएगा, पश्च विभोजोतक कहलाएगा। समझ में आया। तो एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या हो जाएगा, पौधों में किसको प्रमोट करना, लेंथ को, यानी पौधों में लंबाई को प्रमोट करना। पौधा का लंबाई बढ़ रहा है तो किसके कारण बढ़ रहा है, एपिकल मेरिस्टेम के कारण। इसमें कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन होगा। लेटरल मेरिस्टेम अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे, लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई को की वृद्धि करेगा, किसकी, चौड़ाई, विड्थ को प्रमोट करेगा। और इंटर कैलरी क्या देगा, मैकेनिकल सपोर्ट या बेसल सपोर्ट देगा, ठीक है। और मिट्टी को यहाँ पर जो जड़ वाला हिस्सा होता है वहां देखिएगा सबसे ज्यादा पेड़ का चौड़ाई कहाँ होता है, जड़ वाले हिस्से के पास। क्यों होता है, क्योंकि वो मिट्टी को बांध के रखने में मदद करता है। समझ गए। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम पौधों में चौड़ाई की वृद्धि करेगा और मिट्टी को मजबूती से बांध के रखने में सहायता करता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा। और जब यही कोशिका विभाजन कर लेगा तो किसमें बदल जाएगा, परमानेंट। और परमानेंट टिश्यू में कोशिका विभाजन नहीं होगा, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू में पहला लिखिएगा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा को मृदुतक भी हिंदी में कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर बोलचाल की भाषा में पैरेनकाइमा ही यूज होता है, ठीक है। लिखिएगा, इसमें अंतः कोशिकीय स्थान पाया जाता है, अतः यह मुलायम होता है एवं पत्ते में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। जलीय पौधों में इसे एरेनकाइमा कहते हैं, जो तैरने में मदद करता है। पैरेनकाइमा के बाद दूसरा लिखिएगा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक। लिखिएगा इसमें, यह तना में पाया जाता है एवं पौधों को
लचीला बनाता है। तीसरा, स्केलेरेन काइमा दृढ़ उत्तक, लिखेंगे यह मृत होता है, इसमें लिग्निन पाया जाता है, यह पौधे को मजबूती एवं कठोरता प्रदान करता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, हस्क ऑफ कोकोनट, कवर ऑफ सीड एंड नट्स। हो गया। इन तीनों में भी कोशिका विभाजन होगा क्या? हाँ, नहीं होगा। ठीक है, पहला क्या है? पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा का जो कोशिका होता है, ये सब टिश्यू है, उत्तक है। उत्तक किससे बनेगा? कोशिकाओं के समूह से। तो इसमें जो भी कोशिका होगा पैरेनकाइमा में, सारा का सारा कोशिका किस आकृति का होगा? राउंड। और जब गोल कोई कोशिका होती है और इसका समूह बनेगा, तो कैसे भी आप बनाओ, उस समूह के बीच में अंतः कोशिकीय स्थान आपको बचेगा ही बचेगा। जैसे देख रहे हो, यहाँ पर अंतः कोशिकीय स्थान बच रहा है, बच रहा है ना, यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है, तो ये उत्तक कैसा हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। तो पैरेनकाइमा इकलौता ऐसा टिश्यू है जो कि कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। समझ गए? कहाँ पर पाया जाता है? पत्ता में। किस में मदद करता है? प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। जलीय पौधा में एरेनकाइमा कहेंगे, तैरने में मदद करेगा। कॉलेनकाइमा कहाँ पर मिलेगा? तना में पाया जाएगा और पौधे को फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीला बनाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों लचीला होता है? तो पेक्टिन के कारण। एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो आप, इसमें पेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक इंजाइम प्रोटीन है बेसिकली, कौन सा? पेक्टिन। इसके कारण यह कैसा होता है? सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, लचीला होता है। समझ गए? तो पौधे को ये क्या करता है? लचीलापन प्रदान करवाता है पेक्टिन के कारण। तीसरा क्या है? स्केलेरेनकाइमा, जिसको दृढ़ उत्तक कहा जाता है। यह कैसा होता है? मृत। ये दोनों कैसा है? जीवित। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा दोनों लिविंग है, जीवित है। स्केलेरेनकाइमा कैसा है? मृत। इसमें क्या पाया जाएगा? लिग्निन। और लिग्निन के कारण ही यह मृत होता है। पौधे को यह हार्डनेस प्रदान करता है, मजबूती, स्ट्रेंथ और हार्डनेस। ठीक है, ये दोनों प्रदान कौन करता है? स्केलेरेनकाइमा। समझ गए? नारियल का छिलका, बीज का बाहरी आवरण, नट्स मतलब अखरोट, बादाम, ये सब, इन सब का छिलका किसका बना हुआ होता है? स्केलेरेनकाइमा का। याद हो गया? नहीं हुआ? हो गया। चलिए, जाइलम फ्लोएम लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले लिखा चुके हैं ना। कब लिखाए हैं? हाँ, लिखाए हैं। पोषण चैप्टर में, पोषण पढ़े हो सब लोग ना? पोषण से ही शुरू किए थे। हाँ, पहले आप लोगों को पोषण थी, उसके बाद आगे बढ़े हैं। क्या बिना पोषण का कैसे समझ में आएगा? तो उसको तो दोबारा बताने का कोई मतलब है नहीं।
बताइए आप। कोई बात नहीं, नहीं किया था। जाइलम के बारे में क्या क्या जानते हैं? बैठे बैठे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। जाइलम नाम नहीं सुने हैं? आपसे कहाँ पूछे हैं अभी? वहां पूछे तो। हम्म, बताइए, नहीं पता? आपको पता है? क्या नहीं पता है? खाली संस्कृत पढ़े से काम होगा? हाँ, हिंदी अब बायोलॉजी का पढ़ेगा। आप बताइए। हाँ, जाइलम के बारे में बताइए कुछ। जल को कौन कैरी करेगा? वही कौन चीज? गजब हाल है। खनिज लवण अलग चीज है, मिनरल्स और वाटर में अंतर नहीं आपको लग रहा है? हाँ ठीक है, और क्या होता है? खनिज लवण तो करता है परिवहन, और क्या जानते हैं उसके बारे में? कहाँ से निकलता है जाइलम? जाइलम जड़ से। और फलों में पूछेंगे तो फल से। क्या? जाइलम जड़ से, फ्लोएम फल से। वो हाँ, पीछे अब याद है। अरे नहीं, आज बताना है। कल कल कौन सी, रोज कल होता रहेगा। आप हैं? बताइए, जाइलम के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। फ्लोएम से के बारे में बताइए। नहीं, यो नहीं पता? आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं? आज पढ़ाना है हमको सही में, स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे आज। हैं? कितने हैं बताओ? शरीर में हड्डियों की संख्या गिन के बताओ। 206 हड्डियां हैं। कोई भी पांच को हड्डी का नाम बताइए जो आपको याद हो। आपके शरीर में 206 हड्डी है, कोई भी पांच को हड्डी का नाम। जो ये नहीं बना पाएगा भाई वो बड़ा कमजोर दिमाग का कहलाएगा क्या? पांच को हड्डी का नाम जिसको याद नहीं हो, शरीर में हड्डी है ओकरे नाम नहीं पता हो। गड़बड़ बात नहीं है? क्या जी, गड़बड़ बात है ना? हाँ, उनको बताने दीजिए पहले। सोच लिए? कहा नहीं तो सोचिए। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर दबाव दीजिए। कोई भी अच्छा, आप तीन बताइए, आपके लिए डिस्काउंट ऑफर है। पांच नहीं बताइए, तीन बताइए। ए गूगल। अच्छा ठीक, तब ठीक है। तुम बताओ पांच को। हम्म। फीमर, टिबिया, स्टेपिस। हाँ, तो नाम बताइएगा ना। बैकबोन। ये कौन हड्डी है? तीन ही याद है? तो उनके लिए थोड़े था डिस्काउंट, पीछे वाले के डिस्काउंट था। आप बताइए फ्लोएम के बारे में। हाँ, फ्लोएम नाम सुने हैं? क्या होता है फ्लोएम? कुछ भी बताइए। क्या होता है फ्लोएम, बताइए। नहीं पता? आप बताइए जी। फ्लोएम। बोलिए। नहीं पता? कुतुब मीनार क्या बनाया था? जा, अब ये इतिहासों नहीं बता रहे हैं। बायोलॉजी। बायोलॉजी। हाँ, इतिहास नहीं है आपका? अच्छा। एगो से पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तुरंत बोला नई दिल्ली। है ना, नई दिल्ली में? मुंबई में है।
एक मिनट, इंडिया गेट मुंबई में है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? अच्छा, एक ही नहीं है दोनों? अलग। अब दोनों में गेटे ना लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। एक से पूछे थे तो बताया तुरंत नई दिल्ली में है। चलिए ये हो गया। डी में लिखिएगा, जाइलम फ्लोएम लिखा देते हैं, अब नहीं याद है आप लोगों को तो लिखाना पड़ेगा। अब जिसको नहीं याद है, मैक्सिमम लोग तो कहाँ बता रहे हैं, जाइलम लिखिए। यह मृत उत्तक है जो जल का परिवहन करता है। यह मूल रोम मीन्स रूट हेयर से निकलता है एवं पत्तों तक फैला होता है। इसका बहाव एक दिशीय होता है। दिवसीय है जी। जाइलम के बाद लिखिए फ्लोएम। यह जीवित होता है जो ग्लूकोज का परिवहन करता है। इसका बहाव द्विदिशीय होता है। ठीक है, जाइलम का बहाव एक दिशीय, फ्लोएम का बहाव द्विदिशीय। ठीक है, बाई डायरेक्शनल मतलब द्विदिशीय। ठीक ना? हाँ, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। क्या मिल जाएगा ऑफिस में? ये इसके बाद लिखिएगा, जाइलम जो है वो कैसा टिश्यू है? डेड। जाइलम जो है यह मृत उत्तक है, डेड टिश्यू होता है। किसका परिवहन करता है? जल का, वाटर को कैरी करता है। और मूल रोम मतलब जड़ जो होता है, रूट, उस रूट में छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं, उन हेयर्स को क्या कहते हैं? मूल रोम। तो मूल रोम से ये बाहर निकलता है। ऐसे अगर फिगर से हम लोग समझे तो प्लांट जो है वो तीन तरह का हो सकता है, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। पौधे कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री। ठीक है, तो मान लो ये ट्री है, तो ट्री का जो ऊपरी भाग है इसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। हिंदी में पत्ता कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है सीटा या तना। और जड़ को कहा जाता है फुट। ये वाला हिस्सा हो गया इसका जड़ का। ठीक है, तो जड़ को क्या बोला जाता है? फुट। तो जड़ से पानी खींचता है ना पौधा, जड़ से खींचता है। और जड़ में जो छोटे छोटे पोर्स निकले रहते हैं इन्हीं को मूल रोम। तो ये जो छोटे छोटे मूल रोम है, इसी से टिश्यू बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? जाइलम। जाइलम कहाँ पर जाता है? पत्ता तक। तो निकला कहाँ से? मूल रोम से। पहुंचा कहाँ? पत्ता तक।
और यहाँ से खींच करके यह पानी को और खनिज लवण को कहाँ पर पहुंचा देता है, पत्ता तक। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन से घटक हैं, CO2, O2, H2O प्लस सनलाइट, बहुत पिटाओगे तुम लोग, क्लोरोफिल। चार चीज चाहिए, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो यहां से H2O चला गया पत्ता में, सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, पत्ता में पहले से क्लोरोफिल है, ठीक है। तो चारों चीज मिलेगा तो पौधा भोजन के रूप में क्या बनाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। तो पत्ता में जब ग्लूकोज बन गया तो उस ग्लूकोज को भी पौधों के सारे अंगों तक फैलाना होगा ना। तो पत्तों से एक टिश्यू निकलेगा, इन सारे पत्तों से एक टिश्यू निकलेगा जो पौधों में दो दिशाओं में, ऊपर की ओर भी जाएगा और नीचे की ओर भी आएगा। इस टिश्यू को क्या बोला जाता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करेगा, पत्तों में जो भोजन बना हुआ है उसको कैरी करके पौधों के शरीर के सारे भागों तक पहुंचा देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। समझ गए। तो फ्लोएम का बहाव कैसा हो गया, बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय। और जाइलम का बहाव कैसा हो गया, एक दिशीय। समझ गए। तो फ्लोएम पूछेगा कहाँ से निकला है, तो क्या कहिएगा, पत्ता से। फ्लोएम कहाँ से, पत्ता से निकला है। जाइलम कहाँ से निकला है, मूल रोम, मूल रोम से, रूट हेयर से निकला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा, एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक, जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में पहला होगा उपकला उत्तक, पहला लिखिएगा उपकला उत्तक। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू लिखिएगा। यह त्वचा, यह त्वचा एवं, यह त्वचा एवं शरीर के अंगों के, त्वचा एवं शरीर के अंगों के ऊपरी सतह पर, शरीर के अंगों के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, जो जो चोटों से रक्षा करता है, चोटों से रक्षा करता है। समझ गए। उपकला का मतलब क्या हो गया, शरीर के जितने अंग हैं, चाहे स्किन है, मान लो हम लोग का त्वचा है, स्किन, तो स्किन के ऊपर में एक पतला सा लेयर है, यही लेयर किसका कहलाता है, उपकला का कहलाएगा। ये क्या काम करेगा, तो त्वचा को सुरक्षित रखेगा, ठीक है। तो उपकला उत्तका है शरीर के बाकी अंगों के ऊपर। दूसरा लिखिएगा, उपकला के बाद कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू लिखिएगा। यह कोशिकाओं को जोड़ता है, कोशिका मतलब सेल, कोशिकाओं को जोड़ता है एवं अंगों का, कोशिकाओं को जोड़ता है एवं अंगों का निर्माण करता है, कोशिकाओं को जोड़ता है एवं अंगों का निर्माण करता है, ठीक है। सेल को कनेक्ट करना, जोड़ना, और ऑर्गेन का फॉर्मेशन करना कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। नामे से पता चल रहा है कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू का केवल एक अपवाद है, ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू का अपवाद क्या है, ब्लड। ब्लड को हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक। ब्लड भी संयोजी उत्तक है, लेकिन कैसा, तरल, फ्लूइड। समझ में आ रहा है। बाकी कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, सॉलिड, ठोस होता है, और ब्लड कैसा होता है, लिक्विड होता है। इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू का अपवाद क्या याद रखिएगा, ब्लड, क्योंकि उसकी अवस्था तरल होती है, याद रहेगा। अब कनेक्टिव टिश्यू के कुछ प्रकार हैं। पहला प्रकार इसका लिखिएगा, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। इसी में कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है,
हाँ हाँ, अवकाशी कंफर्म। कौन लिखा है? हमें लिखवाए थे, तब लिख देते, हम लिखवाए तो ठीक होगा। ऐसे ही ना, अवकाशी उत्तक। आप लोग बहुत सारा ग्रंथ पढ़ के नहाते हैं, हम लोग एक ही ग्रंथ पढ़े हैं बस। अवकाशी उत्तक, एरियोलर टिश्यू, इसमें लिखिएगा यह त्वचा एवं शरीर के निचले स्तर, त्वचा एवं शरीर के निचले स्तर एवं एवं रक्त वाहिनियों, रक्त वाहिनियों, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, में पाया जाता है, जो इन्हें, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आया? ये अगर स्किन है तो स्किन के ऊपर कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल। बीच में त्वचा हो गया, और नीचे कौन सा टिश्यू हो गया? एरियोलर। समझ में आ रहा है? शरीर के जो भी अंग है उसके ऊपर एपिथेलियल, बीच में वो अंग, और नीचे एरियोलर। तो नीचे से मजबूती देने का काम करता है एरियोलर टिश्यू। ब्लड वेसल्स किसे कहा जाता है? रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी किसको कहते हैं? एरियोलर टिश्यू कहेंगे। रक्त वाहिनी क्या है? हाँ, सिरा धमनी को क्या कहा जाता है? रक्त वाहिनी। वेन जो हम लोगों के शरीर में है ना, आर्टरीज जो है उसको क्या बोला जाता है? रक्त वाहिनी। जिसके अंदर रक्त बहता है वो क्या है? रक्त वाहिनी। ब्लड वेसल्स, जिस जैसे वेन हो गया, आर्टरीज हो गया, ब्लड कैपिलरीज हो गया। तो सिरा में किस तरीके का रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध ना? सिरा में शुद्ध ब्लड। हाँ, तो शुद्ध कहाँ बोले आप? सिरा में कैसा ब्लड बहेगा? शुद्ध की अशुद्ध? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब O2 की CO2? CO2 प्लस ब्लड किस में बहेगा? सिरा में। धमनी में कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध। शुद्ध मतलब O2 प्लस ब्लड। बात आई समझ में? तो जो भी सिरा और धमनी मजबूत होता है, सिरा और धमनी बहुत मजबूत होता है, जब सिनेमा में गलत दिखाता है कि काट लिया हाथ, ठीक है, वो बहुत मजबूत होता है, वो कटता उटता जल्दी नहीं है, और कट गया तो बचना बड़ा मुश्किल रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो जो होता है बहुत क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, किसका बना हुआ होता है वो? एरियोलर टिश्यू का। किसका होता है? एरियोलर टिश्यू का। इसीलिए वो क्या होता है? स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। समझ में आया? नहीं आया? तो एरियोलर टिश्यू हो गया। एरियोलर टिश्यू के बाद सेकंड में लिखिएगा एडिपोज टिश्यू। वसा संयोजी उत्तक, वसा संयोजी उत्तक, वसा संयोजी उत्तक हो गया। लिखिएगा यह किडनी, कॉमा आंख, यह किडनी, कॉमा आंख, आंख के ब्रैकेट में लिखिएगा स्केलेरा। आंख, आंख ब्रैकेट में लिखना है स्केलेरा, SCALERA, स्केलेरा। एवं त्वचा के निचले सतह पर, त्वचा के निचले सतह पर होता है। अगला पॉइंट, यह वसा संचित रखता है, वसा संचित रखता है, फैट स्टोरेज टिश्यू, वसा संचित रखता है, जिससे ये अंग, जिससे ये अंग मजबूत बनते हैं,
जिससे ये अंग मजबूत बनते हैं। ठीक है, तो आंख का जो सफेद वाला भाग है उसमें वसा रहता है, उसको क्या कहते हैं? स्केलरा। क्या बोलते हैं? स्केलरा। किडनी में क्या रहता है? वसा। तो क्वेश्चन आता है कि आपकी किडनियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो एडिपोज। क्या कहिएगा? एडिपोज। त्वचा, हम लोगों का शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर के तापमान को शरीर से बाहर कौन निकलने नहीं देता है? तो एडिपोज टिश्यू। कौन निकलने नहीं देता है? एडिपोज टिश्यू। और शरीर के त्वचा के नीचे वसा को ये वसा का एक परत बना करके रखता है। समझ में आ रहा है? वसा का परत रहता है, इसीलिए शरीर का तापमान बाहर नहीं निकल पाता है। और उसी वसा के परत पर सूर्य का जब यूवी किरण पड़ता है तो वो वसा विटामिन डी में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? तो आंख में, किडनी में और त्वचा के निचले सतह पर एडिपोज टिश्यू है जो कि फैट को स्टोर करके रखता है, वसा को संचित करके रखता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखिएगा, टेंडन। हाँ, टेंडन हिंदी में इसको कहते हैं कंडरा। टेंडन, कंडरा, इसमें लिखिएगा, यह बोन, बोन BON को मसल्स, मसल्स, मसल्स माने मांसपेशी से जोड़कर रखता है। बोन को मसल्स से जोड़कर रखता है। ठीक है, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन। हड्डी मांसपेशी जुड़ा हुआ एक अलग अलग है, ऐसे नहीं ना कि हाथ हिला रहे तो हड्डी अलग हिल रहा है, मांसपेशी अलग हिल रहा है, दोनों साथ ही में है। ठीक है, तो कौन कनेक्ट किए हुए हैं? टेंडन, कंडरा। उसके बाद है लिगामेंट। इसको क्या बोला जाता है? हाँ, स्नायु, स्नायु। ठीक है, इसमें लिखिएगा, यह हड्डी को हड्डी से, बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। समझ गए? हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तरीका बताए थे, याद ही होगा, बमटी बबली, याद है? बमटी और बबली। देखो, बोन, मसल्स, टेंडन। ठीक है, बोन, मसल्स, टेंडन, बोन, बोन, लिगामेंट। ठीक है, बोन, मसल्स, टेंडन, बोन, बोन, लिगामेंट, याद रहेगा? सेलेक्सर लिखिए, एस है यह, सेलेक्सर। यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। हो गया? उसके बाद लिखिएगा एफ में बोन, बोन। हिंदी में अस्थि भी बोला जाता है। ठीक है, बोन हड्डी, अस्थि। देखिएगा, यह कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम फॉस्फेट के लवण द्वारा, लवण मतलब सॉल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट मतलब लवण द्वारा बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के लवण द्वारा बना होता है। हो गया? अगला पॉइंट, इससे मनुष्य का कंकाल बनता है। कंकाल मतलब स्केलेटन। इससे मनुष्य का कंकाल बनता है।
नेक्स्ट पॉइंट, कंकाल के दो प्रकार हैं, स्केलेटन के दो प्रकार हैं। पहला बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन, EXO, बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। यह मृत कोशिका का होता है, मृत कोशिका का बना होता है, कॉमा, लिखना शुरू करिए, नहीं लिखा है। इसमें रक्त संचार नहीं होता, ब्लड फ्लो नहीं होता है इसमें, रक्त संचार नहीं होता। एग्जाम्पल, बाल और नाखून, बाल और नाखून, कॉमा, कॉमा देखिए, एग्जाम्पल लिखिए, केकड़ा, तिलचट्टा, केकड़ा क्रैब, तिलचट्टा कॉकरोच, घोंघा स्नेल, शंख। ठीक है, एक्सोस्केलेटन समझ में आ रहा है। जैसे अब कॉकरोच है, तिलचट्टा, तो तिलचट्टा के शरीर के अंदर हड्डी होता है, पहले क्लास में पढ़ाए थे आप लोगों को, पूछे थे ना कि 5 गो अंतर अपने में और कॉकरोच में बताइए। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप लोग तो आजादी से पहले से पढ़ रहे हैं, याद होगा। ठीक है, तो अब जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच में कंकाल अंदर में नहीं है। कंकाल का मतलब हड्डी नहीं, कंकाल का मतलब ढांचा, कंकाल का मतलब ढांचा। तो कॉकरोच का या किसी भी कीट का शरीर बाहर से ढांचा होता है, अंदर ढांचा नहीं होता है। तो जिसके शरीर का ढांचा बाहर से हो उसको क्या बोला जाता है? बाहर से हो उसको क्या बोलेंगे? बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। अब जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों का ढांचा कहाँ है? शरीर के भीतर है, भीतर है ना, कि हड्डी सब कहाँ है? भीतर है। अंदर से हड्डी हटा दो तो शरीर का कोई आकृति रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम लोग अंतः कंकाल है, इंडोस्केलेटन। कॉकरोच में कैसा स्केलेटन? एक्सोस्केलेटन। घोंघा देखे हो, स्नेल, स्नेल के ऊपर देखिएगा वो कवर लगा रहता है, एक्सोस्केलेटन है। समझ में आ रहा है? कछुआ एक्सोस्केलेटन है। क्रैब, केकड़ा, केकड़ा के अंदर कोई हड्डी नहीं होता है, केकड़े के अंदर में हड्डी नहीं होता है, उसका ढांचा कहाँ से है? बाहर से है। बात आ रहा है समझ समझ में? हम लोगों का नाखून भी क्या है? बाह्य कंकाल में आता है। समझ गए? हाँ, इसलिए नाखून काटने पर दर्द नहीं होता। हाँ, उसमें ब्लड नहीं होता है। हाँ, किस में? केकड़ा में ब्लड न होता है, केकड़ा के बाह्य कंकाल में ब्लड नहीं होता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? नहीं आ रहा है? केकड़ा का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है, और उस कंकाल के अंदर में ब्लड नहीं होता है। समझ में आया? हाँ। अब कछुआ है, तो कछुआ के ऊपर में वो कवर रहता है, वो कवरवा के अंदर में ब्लड आता है, तो उसको ईंट रख दीजिएगा उस पर, ऐसे ऐसे पीटिएगा तो उसको दर्द होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद लिखिएगा आंतरिक कंकाल। पहला बाह्य कंकाल लिखे, दूसरा लिखिएगा आंतरिक कंकाल, इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल। लिखिएगा, यह मांसपेशियों के नीचे होता है। मांसपेशियों के नीचे होता है। एग्जाम्पल, मानव, बकरी, गाय, कुत्ता इत्यादि। अगला पॉइंट, कंकाल को दो भागों में बांटते हैं। कंकाल को
दो भागों में बांटते हैं, स्केलेटन को दो भागों में बांटते हैं। पहला पहला लिखिएगा उपास्थि कार्टिलेज, उपास्थि कार्टिलेज, कार्टिलेज लिखिएगा। इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अतः यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कॉन्ड्रियोब्लास्ट, यह कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका द्वारा निर्मित होता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका द्वारा निर्मित होता है। एग्जाम्पल, नाक, नाक नोज, कान, कान के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पिन्ना, PINNA, पिन्ना इत्यादि। समझ में आया? अब हड्डी और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज में अंतर क्या है? हड्डी में दोनों है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है और कैल्शियम फॉस्फेट भी है। कार्टिलेज में केवल क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, इसलिए मुलायम। सब कान ही क्या है? कान में हड्डी है ना जी, लेकिन हार्ड है कि मुलायम है? मुलायम है। नाक का ऊपरी भाग हार्ड है कि मुलायम है? मुलायम है। तो ये क्या हो गया उपास? पिन्ना कान के बाहरी भाग को कहते हैं, इस बनावट को पिन्ना बोला जाता है। समझ गए? चलिए अगला लिखिएगा बोन, उपास्थि के बाद बोन, फिर लिखिए अस्थि। लिखे है ना, कंकाल को दो भागों में बांटते हैं, पहला उपास्थि, दूसरा लिखिएगा अस्थि। इसमें लिखिएगा यह ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट OSTEOBLAST, यह ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका की बनी होती है। इसमें इसमें कोलोजन तथा ऑसिन प्रोटीन होता है, कोलोजन तथा ऑसिन प्रोटीन होता है। ठीक है? किस इसमें नमक पूछा जाए कौन सा होता है तो क्या बोलोगे? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों। प्रोटीन पूछा जाए तो कोलोजन और ऑसिन। अगला पॉइंट, इसमें 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ होता है। अगला पॉइंट, मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं। अस्थि माने हड्डियों को दो भागों में बांटते हैं। पहला अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर हिंदी में कहते हैं अनुबंधीय उपांगी।
अनुबंधीय उपांगी, अपेंडिकुलर, अच्छा अपेंडिकुलर अनुबंधीय उपांगी हो गया। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। यह चलने यह चलने फिरने में सहायता करता है। इसकी कुल संख्या 126 126 होती है। ठीक है, जो भी बोन आपका मूवमेंट में मदद करता है, सारे हड्डियों को क्या बोला जाता है? एपेंडिकुलर बोन। याद रहेगा। चलिए, टोटल संख्या कितनी होगी? 126। इसमें ए करके लिखिएगा। ए में हाथ की हड्डियां, फिंगर बोन, हाथ की हड्डियां, फिंगर बोन, हाथ की हड्डियां, फिंगर नहीं हैंड ना, फिंगर मतलब तो उंगली हो जाएगा। फिंगर बोन, हैंड बोन, हाथ की हड्डियां। तो हाथ में टोटल क्या हड्डी होता है? 60। एक हाथ में कितना हो जाएगा? 30। तो वहीं डैश देकर के लिख लीजिएगा, 30 गुना 2, 60। एक हाथ में कितना हड्डी? 30। दोनों हाथ में 60 हड्डी। अब सबका एक एक करके नाम लिखिए। हाँ, 60 हड्डी का पहला लिखिएगा। ह्यूमेरस, हाथ की सारी हड्डियों का नाम ह्यूमेरस एक है। रेडियस, यह भी एक है। अल्ना, यह भी एक है। कार्पल, कार्पल का मतलब कलाई। कलाई में टोटल 8। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल को हिंदी में कहते हैं हथेली। पांच हो गया फैलेंजेस। लिख लीजिए, बता दें। फैलेंजेस, फैलेंजेस का मतलब होता है अंगुली। अंगुली में आपका टोटल हो जाएगा 14। ठीक है, टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 30। एक हाथ में का है। हो गया। देखो, पहला क्या है? ह्यूमेरस। ह्यूमेरस कहा जाता है कंधा से लेकर के यहां तक जो हड्डी आया है ना, ठीक है, कंधा से लेकर के कहां तक? ये कलाई थोड़ी है, कोहनी। हाँ, कंधा से लेकर कोहनी तक, इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमेरस। ह्यूमेरस में टोटल नंबर ऑफ बोन कितना हो जाएगा? एक। समझ में आया? यहाँ से एक ही हड्डी है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस के बाद यहाँ से क्या हड्डी आया? 2 हड्डी है। यहाँ से 2 हड्डी है। ऊपर वाला हड्डी को क्या कहते हैं? रेडियस। नीचे वाले को अल्ना। तो एक एक रेडियस अल्ना हो गया। कलाई में, यहाँ ये वाला कलाई जो मूव कर रहा है, कलाई में कितना हड्डी हो जाएगा? 8। उसके बाद क्या है? हथेली, पूरा हथेली। हथेली में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद है फैलेंजेज। फैलेंजेज माने उंगली। उंगली में टोटल कितना हो जाएगा? 14, 14। टोटल कितना हो गया? 30। याद हो गया? हाँ, 14/30 नहीं है, टोटल ही जोड़ के 30। अब उंगलियों में जोड़ घटाव करिएगा, भाग दे रहे हो। हाँ, 14 बोन हो जाएगा फिंगर में। ठीक है,
उसके बाद लिखिएगा ए में था क्या, हाथ की हड्डी। बी में लिखिएगा पैर की हड्डी। बी में लिखिएगा पैर की हड्डी। पैर की हड्डी, पैर की हड्डी, इसमें डैश देख लिखिएगा 30 गुणा 2 60। 30 गुणा 2 60। पहला लिखिएगा फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फीबुला 1, टार्सल मतलब टखना, हाँ टार्सल, टखना में 5 होना चाहिए, हाँ नहीं 7, टार्सल हो जाएगा 7, 5 हो जाएगा आपका मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल में हो जाएगा 5, ठीक है। फैलेंजिस 14 हो जाएगा सेम। कैसे है फैलेंजिस, हो गया, ठीक है। समझ गए, फीमर हो गया। फीमर ही हम लोगों के शरीर का क्या है, सबसे, हाँ लॉन्गेस्ट बोन और सबसे मजबूत बोन, ठीक है। लॉन्गेस्ट और जबड़ा में भी मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पर फीमर में, ठीक है। इसमें अपेंडिकुलर बोन में देखा जाए तो फीमर सबसे मजबूत है। और एक है यहाँ से कमर से लेकर के घुटना तक, और उसके बाद फिर घुटना से 2 हड्डी जाएगा, ये को क्या कहेंगे, पटेला और एक टिबिया। उसके बाद हो गया आपका क्या, फिबुला। टार्सल कितना हो जाएगा, 7, मेटाटार्सल 5, और पैर की उंगलियां 14, टोटल 30 हो जाएगा। फिर सी लिखिए, ए हो गया, बी हो गया, फिर सी में लिखिएगा सी में आपका क्या हो जाएगा, पेल्विक। इसको हिंदी में कहते हैं सीढ़ी मेखला, श्रेणी मेखला। पेल्विक श्रेणी मेखला, डैश देकर के लिखिए। इनकी संख्या 2 होती है, परंतु वयस्क में इसके 3 भाग, परंतु वयस्क में इसके 3 भाग, ब्रैकेट में लिखिएगा इलियम, इलियम ILEUM, ILEUM कॉमा, इस्चियम ICHIUM, इस्चियम कॉमा, प्यूबिस PUBIS, प्यूबिस ब्रैकेट बंद, जुड़कर एक हड्डी बन जाता है, एक हड्डी बन जाता है। समझ में आया? तो कमर की जो हड्डी है ना पूरा का पूरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विक, पेल्विक ग्रिडल। पूरी कमर की जो हड्डी है उसको बोला जाता है क्या, पेल्विक ग्रिडल बोला जाता है, पेल्विक ग्रिडल बोला। नहीं नहीं, ये अलग है, वो तो पाचन तंत्र में चला गया ना। चलिए उसके बाद लिखिएगा, चूंकि इलियम के पास ही जुड़ा हुआ रहता है ये बोन जो है ना, इलियम के पास पहुंचा हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं। डी में लिखिएगा क्लेविकल,
क्लेविकल। क्लेविकल को हिंदी में कहा जाता है हंसली। हंसली क्लेविकल लिखिएगा। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है। 2 होती है। अगला पॉइंट, इसे जामुक ब्रैकेट में लिखिएगा कॉलर बोन। इसे जामुक कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहते हैं। ब्यूटी बोन BEAUTI, ब्यूटी BEAUTY, ब्यूटी बोन कहते हैं। हो गया। ये यहाँ पर की जो हड्डी है ना, ये वाला, ठीक है, दोनों साइड एक एक है ना, इसको क्या बोला जाता है? क्लेविकल। क्लेविकल इसको छोटा, जिसके शरीर में मांस कम है, ठीक है, उसको तो कॉलर बोन उसका दिखाई देता है। जिसका मांस उन शरीर भरा हुआ क्लेविकल उसका ठीक रहता है। दिक्कत इससे क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा लोग जो सेलिब्रिटी लोग रहता है, वो लोग डाइटिंग पर आता है कि हाँ कि ब्यूटी बोन दिखाई दे, है ना, कि ब्यूटी बोन दिखाई दे। इसको सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। हीरोइन लोगों में ज्यादातर होता है कि वो लोग अपना डाइट मेंटेन करता है। हो गया क्लेविकल। उसके बाद लिखिएगा स्कैपुला। हाँ, इसको कंप्लीट लिखाएंगे ना। स्कैपुला, अंश मेखला। स्कैपुला अंश मेखला लिखिएगा। यह हाथ को कंधों से जोड़ता है। हाथ को कंधों से जोड़ता है। हाथ को कंधों से। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए इतना ही। एपेंडिकुलर बोन हो गया, एक्सियल बोन अगले दिन। इतना याद हो जाएगा? नेक्स्ट पीरियड कल सुना दीजिएगा सब। सुन रहे हैं ना? आप ही को बोल रहे हैं जी पीछे।